दोस्तों, जीवन में जो हमारा अनुभव होता है ये किसी भी किताब में लिखी हुई बातों से, कोटेशन से बहुत ऊपर होता है। जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बुरी स्थितियों का सामना किया हुआ है और बाहर निकले हैं, वे लोग उन लोगों से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। जो लोग बिल्कुल जो है एक स्मूथ सड़क पर चले हुए होते हैं। यानी कि लाइफ में भले भी आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव चाहे जैसा है, मगर आप अपने जीवन पर विश्वास रखें। लाइफ में आप जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम्स भविष्य में आपके लिए एक कवच बनकर आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये यकीन मानिए कि जो समस्याएं आपके सामने हैं वो आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको उनसे अधिक मजबूत बनाने आई हैं, जिनके जीवन में समस्याएं हैं ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 9 सितंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल का रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि इस रिवाइज रिजल्ट पर भी लोगों को ना विश्वास नहीं है। लोगों को ये लग रहा है ना कि ये जो रिवाइज रिजल्ट आया है ये भी ठीक ठाक नहीं है। और बहुत सारे एस्पिरेंट तो ऐसे भी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि रहने दो, चलो दोबारा से परीक्षा करा लो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के जो नंबर हैं वो कम भी हुए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी पास भी थे, तो बहुत सारे अभ्यर्थी फेल भी हो गए हैं। तो ऑल ओवर जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि अब जो एस्पिरेंट हैं वो इस मूड में है कि इस परीक्षा को दोबारा ही करा लो, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने नंबर कम होने और फेल किए जाने पर आपत्ति जताई है। युवा मंच के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को छात्रों ने सचिव का घेराव किया और पुनः परीक्षा करने की मांग की है। और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पूर्व में जो छात्र पास हुए थे, संशोधित परिणाम में उन्हें इनवैलिड सीरीज बताकर फेल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, कई छात्र ऐसे भी हैं जिनके नंबर जो हैं वो कम हो गए हैं। उत्तर कुंजी से मिलान करने पर अधिक अंक आ रहे हैं। तो ये भी कहा गया कि जब टीटी में गड़बड़ी हो सकती है तो जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा में भी इससे इनकार किया नहीं जा सकता। ज़्यादातर छात्र अब एडेड जूनियर भर्ती की पुनः परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र। तो जो अभ्यर्थी हैं अब वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि ठीक है सब कुछ, लेकिन अब दोबारा से परीक्षा हो जाए तो वही बेटर है। वैसे आप लोग क्या करना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो रिजल्ट आया है रिवाइज रिजल्ट, उससे आप लोग संतुष्ट हैं या फिर आपको भी लगता है कि पुनः परीक्षा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखो, एक वैकेंसी आई है जिसमें 44 पद हैं। वैकेंसी कहाँ से है? बिहार से है। बिहार पीएससी में बिहार लोक सेवा आयोग से 44 पदों पर सहायक के विभिन्न पद हैं। इस पर वैकेंसी आई हुई है। न्यूनतम आयु सीमा 21 से, वर्गानुसार 37, 40, 42 वर्ष। पात्रता क्या होगी? उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। तो बेसिकली इस न्यूज़ को मैंने यहाँ पर इसलिए कवर किया है कि अगर आपकी उम्र जो है 37 साल है, अगर आप आउट ऑफ बिहार हैं, आउट ऑफ स्टेट मतलब बिहार से बाहर के हैं, और आपकी उम्र 37 साल तक है और आप स्नातक हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह एक अच्छी नौकरी है। और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित, और मुख्य परीक्षा में समान हिंदी, सामान्य ज्ञान, मानसिक क्षमता जांच आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरव्यू इसमें नहीं है। तो आवेदन आप कर सकते हैं 30 सितंबर तक। और लिंक यही है bpsc.bis.nic.in। अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी www.studyvidgyanprakash.com पर जाकर। और आवेदन शुल्क कितना है? तो 600 रुपये है। और देखो यहाँ पर एक खबर और भी है। यूपी पीएससी के नए सचिव ने कार्यभार संभाला। तो आपको पता ही है कि जगदीश जी, जो कि काफ़ी लंबे समय तक सचिव बने रहे थे यूपी पीएससी के, अब उनका तबादला हो गया है और उनके स्थान पर जो नए सचिव आए हैं, तो ये तस्वीर आप लोग पहचानिए। ये हैं यूपी पीएससी के नए सचिव, ये हैं आलोक कुमार जी। इन्होंने गुरुवार को अपना कार्यभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। तो इससे पूर्व वह मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के अपर निदेशक के पद पर तैनात थे। तो ये हैं यूपी पीएससी के नए सचिव। तो चलिए अब आगे जो नोटिफिकेशंस आएंगे यूपी पीएससी की ओर से, उस पर नीचे सचिव की जगह क्या नाम रहेगा? आलोक कुमार जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा नकल कराने के 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। तो जिला न्यायालय ने राजस्व लेखपाल परीक्षा में षड्यंत्र करके नकल कराने में
जो आरोपी हैं शबनम परवीन, संदीप कुमार पटेल, पंकज तिवारी, नेहा तिवारी और अनिल पांडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला न्यायाधीश संतोष राय ने अभियुक्त के वकील और जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी के तर्कों को सुनकर दिया है। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल कराने के 5 आरोपियों की जो जमानत अर्जी है ये खारिज हो गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की ओर से तर्क दिया गया था कि उन्हें झूठा और रंजिशन फंसाया गया। तो अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपियों के नकल कराने के साक्ष्य हैं। और इसके बाद देखिए अगली खबर है, एससी कोटे की सीट पर सामान्य और ओबीसी के चयन को चुनौती। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक सिपाही भर्ती 2021 का मामला है। इसमें यह कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई 2021 में एससी कोटे की सीट पर सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थियों के चयन के मामले में यूपी सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने की बात कही है। पवन कुमार भारती तथा अन्य की ओर से एक याचिका आई थी। इस पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की पीठ जो है सुनवाई कर रही है। याचिका की ओर से कहा गया कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने फरवरी 2021 में उप निरीक्षक नागरिक, पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी और अग्निशमन अधिकारी के 9,534 पद विज्ञापित किए थे। इसके परिणाम और चयन सूची भर्ती बोर्ड ने 12 जून 2022 को जारी करते हुए अनुसूचित जाति की श्रेणी में 2000 उम्मीदवारों को चयनित घोषित किया। इसमें ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी चयनित कर लिया गया है। तो यह आरक्षण की नीति के बिल्कुल खिलाफ है। तो फिलहाल अब इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से और साथ ही साथ पुलिस भर्ती बोर्ड से भी इस पर जो है उन्होंने जवाब मांगा है और 6 सप्ताह का समय दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,000 से ज़्यादा अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील पर बहस पूरी होने के बाद जो निर्णय है वो भी सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ कर रही थी। मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट में तकरीबन 2 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप यूपीपीएससी की ओर से एक विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद हैं, मनोविज्ञान, भूगोल और राजनीति शास्त्र। तो तीनों के लिए 16 सितंबर को जो है इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो ये जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यूपीपीएससी ने अखबारों में आज प्रकाशित करवा दी है। अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी uppsc.up.nic.in पर। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं, परखेगा सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान पीठ 13 से करेगी इस पर नियमित सुनवाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरियों में सवर्ण गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत, तो उसको चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए 3 विस्तृत मुद्दे बृहस्पतिवार को तय किए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस मामले में जो 3 मुख्य मुद्दे सुझाए हैं वो याचिका में उठाए गए मुद्दों को व्यापक रूप से कवर करते हैं। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं। संविधान पीठ 13 सितंबर से इस पर नियमित सुनवाई करने जा रही है। तो मूल ढांचे की अवधारणा क्या है? संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में पेश की थी। इसके तहत यह कहा गया था कि संसद के पास संविधान के हर अंग को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे विषय संविधान के मूल ढांचे का अंग है और संसद इन्हें संशोधित नहीं कर सकती है। तो जो पहला मुद्दा है वो क्या है? पहले मुद्दे के रूप में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या संविधान का 103वां संशोधन जो कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित है सरकार को आरक्षण समेत इस प्रकार के विशेषाधिकार देकर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। दूसरी बात यह तय होगा कि क्या संविधान संशोधन सरकार को निजी संस्थानों में प्रवेश के बारे में विशेष अधिकार देकर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तीसरा मुद्दा होगा कि एसईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के दायरे से बाहर रखकर 103वां संशोधन संविधान के मूल ढांचे का क्या उल्लंघन कर रहा है। ये 3 मुद्दे हैं, इस पर जो है 13 सितंबर से सुनवाई की जाएगी।
तो EWS मैटर पर अब जो सुनवाई होगी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेगा कि EWS वो वैध है या फिर नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 7,000 से अधिक पदों पर फंसी भर्ती, मामला यहाँ पर UPSSC का है। तो दोस्तों यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि आरक्षण के नए फार्मूले से समूह ग की 7,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती है वो फिलहाल फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब विभागों को बुलाकर आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार पदों का निर्धारण करा रहा है, जिससे जल्द ही इनके लिए भर्ती का विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया जा सके। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर सभी विभागों ने समूह ग के रिक्त पदों को भरने के लिए अपना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज रखा है। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार ने निःशक्तों को 3 के स्थान पर 4% आरक्षण दे दिया है। तो किस श्रेणी का निःशक्त आरक्षण का हकदार होगा, इसकी भी स्थिति और स्पष्ट की गई है। पहले 5 श्रेणियां हुआ करती थी, अब 19 हो गई हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दे दिया है। तो सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार कहते हैं कि पूर्व के आए प्रस्तावों को आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर ठीक कराया जा रहा है और जल्दी ही भर्तियों की संबंधित जो विज्ञापन है निकाले जाएंगे। तो यही वजह है कि UPSSC में 7,000 वैकेंसीज जिनका अध्याचन मिल चुका है, विज्ञापन जारी होने जा रहा था, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर आरक्षण की जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले क्या हो रहा था कि जो निःशक्त आरक्षण के लिए 5 कैटेगरीज हुआ करती थी, उसमें अब 19 हो गई हैं। तो इस प्रकार से अब 5 की जगह 19 कैटेगरी होने से अब फिर से सीटों का बंटवारा होगा। उसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो जारी किया जाएगा। तो इंतज़ार करिए, UPSSC शीघ्र ही भर्तियों का नया विज्ञापन जारी करने जा रहा है। और इसी के साथ शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी करें आवेदन। तो अगर आप UGC के नॉर्म के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए वैध हैं, यानी कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या नियमानुसार आपने रिसर्च कर रखा है, PhD आपकी कंप्लीट है, तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शिक्षक भर्ती के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन होंगे। पदों की संख्या के बारे में मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। तो ये देखो, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस बोर्ड लगाया गया है उसके मुताबिक जो डेट्स हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर हैं। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो आपका आवेदन है उसको डाउनलोड करना है और उसको संबंधित विद्यालय को भेज देना है। तो इसके लिए 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। और पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, तो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एजुकेशन, हिंदी, जूलॉजी, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल और फिलॉसफी, साथ ही साथ इंग्लिश के लिए टेम्परेरी ऑन लीव वैकेंसी लाइकली टू बिकम परमानेंट। तो कुल पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप विजिट कर सकते हैं studyvithgyanprakash.com पर। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और कुछ जानकारियाँ और देकर पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन आफ्टर अपना फॉर्म आपको कंप्लीट करना होगा। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो फीस है 2,000 रुपये की फ़ीस है। देखो यहाँ पर जो जनरल की फ़ीस है वो 2,000 रुपये है। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 1,000 रुपये है। तो इसके बाद फटाफट आप आवेदन करिए, इसका जो प्रिंट आउट है निकालिए और कॉलेज को भेज दीजिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो छोटा सा डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, तो आपको सारी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।